कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के, कि हर घर के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। सब लोग के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। तो अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो। सारा युवा के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव में भी। और रितेश पांडे ऐसे गायक हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पहले ही उठाया अपने गानों में, और उन्होंने कहा कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, और अच्छा है कि आप घर में रहें, इसका भाव है। तो जो व्यक्ति अपने गीतों में इस तरह का भाव रखता है वो खुद चुनाव लड़ने आया है। यानी जनता की बात और जमीन से जुड़ा रहना इनकी आदत में है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं होता तो आप इस तरह के गाने न लिखते न गाते। मैंने नहीं लिखा है, गाने को तो लिखा है, उस गाने को राहुल जी ने और मुन्ना मोहित जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। अब जिसने किया है उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए, निश्चित रूप से। और वो लाइन क्या है, वो बहुत सारगर्भित लाइन है कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। यही लाइन है। ये लाइन है। तो आप जब राजनीति में विचार किए कि हमको आना है, तो एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज, उसके बारे में कैसे आपने सोचा, कैसे प्रभावित हुए? क्योंकि जनसुराज ही बिहार को बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। जनसुराज ही जो आज भी साक्षरता दर में सबसे नीचे है बिहार, जो कि बिहार ज्ञान की भूमि रहा है, इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनाने की बात कर रहा है जनसुराज। जनसुराज ही कह रहा है कि हमारे बिहार से सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, उसके साथ साथ बुद्धि और पूंजी का भी पलायन है। जनसुराज ही बात कर रहा है कि हम पूंजी का पलायन रोकेंगे तो श्रम और बुद्धि का पलायन अपने आप रुक जाएगा। कुल मिला के आप देखेंगे कि इस चुनाव से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार में, वो जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित चुनाव हुए हैं। लेकिन कई दशकों के बाद ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, पलायन पर लड़ा जा रहा है, गरीबी पर लड़ा जा रहा है, अशिक्षा पर लड़ा जा रहा है। तो मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य है वो धन अर्जित करना नहीं है। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है सेवा करना। तो हमें लगा कि हम जनसुराज के साथ बेहतर सेवा कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज में है। रितेश जी, एक सवाल उठता है कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, यानी आपकी जो कर्म भूमि है, ग्लैमर की दुनिया है, 5 स्टार की दुनिया है, एयर कंडीशन की दुनिया है, ऐशो आराम की दुनिया है, लेकिन रितेश पांडे उस दुनिया को छोड़कर जमीन पर आकर संघर्ष के बीच गांव, गली, नाले, कीचड़ और पसीने के बीच में आते हैं। आखिर वो इंस्टिंक्ट क्या है, अंदर से वो कौन सा किक था कि कहा अरे छोड़ो यार, अपने समाज की बदहाली को ठीक करते हैं? देखिए क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि हम यहीं से निकले हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो संघर्ष से डरते नहीं हैं। अगर हम चाहते तो हम, कई ऐसे दरवाजे थे हमारे लिए खुले, लोगों का बहुत सारा फ़ोन भी आया। मैं अगर चाहता तो मैं ऐसे जगह चला जाता जहाँ हमें मेहनत ज़्यादा करना नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने विचारों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता हो जाता। लेकिन हमें अपने विचार, अपने सिद्धांत ज़्यादा प्यारे हैं, भले हमें संघर्ष करना पड़े। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष अच्छे के लिए करेंगे। आप समझिए, मेरा ये मानना है कि बड़े से राज्य में जीर्ण शीर्ण अवस्था में जीने से अच्छा है कि छोटे से गांव में बहुत सुख शांति से बढ़िया से जिए, कम संसाधन में जिए, लेकिन जो मानसिक तनाव होता है वो ना हो, कम भले कम संसाधन में जिए। तो हमारा यही विचार है हमारा। तो इसलिए जनसुराज हमें लगा भाई यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही तो लोकतंत्र है कि भाई जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ रहें। हमें जनसुराज अच्छा लगा, जनसुराज के साथ है। गायकी, अभिनय आपका जो है पैशन है, और राजनीति जो प्रेरित हुए, तो आप किससे प्रेरित हुए? मतलब लगा कि राजनीति में मुझे जाना है, मैं इस नेता से प्रेरित हूं, मैं इस शख्स से प्रेरित मैं खुद से प्रेरित हूँ। मैं खुद से प्रेरित हूँ। मुझे खुद से लगा कि मुझे सेवा करना चाहिए। मुझे खुद से लगा कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद माँ सरस्वती की कृपा से इतना सब कुछ, ये सब कुछ हुआ, तो क्यों ना अपने क्षेत्र के लिए, जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया जाए। कि लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरा भी स्वार्थ है राजनीति में आने का। बस हमारा इतना सा स्वार्थ है कि भाई देखिए, मरना तो सबको है एक न एक दिन। जब मैं मरूं तो लोग कहें कि भाई माँ सरस्वती की कृपा हुई इसके ऊपर, तो ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके मरा। यही मेरा स्वार्थ है, इसलिए राजनीति में है। आपने एक बात कही कि मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। जो स्टारडम आपके पास है, जो शख्सियत आप हैं, तेजस्वी की पार्टी है, जेडीयू है, बीजेपी है, मेरा मानना है कि जो आपकी हैसियत है, जो आपकी औकात है, वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए आप स्वतंत्र थे। कोई भी पार्टी आपको हाथों हाथ लेती, ऐसा मेरा मानना है, जो आप स्टारडम रखते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर में क्या आपको लगा कि आपने एक नई पार्टी, एक प्रशांत किशोर पर भरोसा किया? आखिर प्रशांत किशोर किस रूप में प्रभावित करते हैं, कैसे लगते हैं आपको? वो कैरिस्मेटिक आदमी, कैरिस्मेटिक आदमी है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, उनकी आंखों में झलकता है जो बदहाली है बिहार में, जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है। आप समझिए, एक गांव में गए थे हम, वहाँ पे एक बहन थी, उसके पास राशन कार्ड नहीं था, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो रह रही थी। लेकिन उसके पास राशन कार्ड इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास 4,000 रुपये नहीं थे घूस देने के लिए, तो इसलिए राशन कार्ड नहीं था। ये स्थिति है। तो इन सभी चीज़ों से निकालने के लिए ना उनके अंदर जुनून दिखता है, जुनून दिखता है। वो एक उनके अंदर एक जो बिहारी है, एक बिहार का लड़का है जो अपने बिहार के लिए सोचता है, वो दिखता है। अच्छा, मैं भी क्यों, क्योंकि मैं आया हूँ इसलिए कि भाई मैं भी एक बिहारी हूँ। आप इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं चाहता तो मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कहीं से पॉलिटिक्स कर सकता था। लेकिन मैं बिहार में क्यों आया? क्योंकि मैं बिहार का हूँ, या इस मिट्टी में जन्म हुआ है, तो इसलिए इस मिट्टी में आए। क्योंकि लगाव है इसलिए आए कि कुछ करना चाहते हैं। हमारा राजनीति पेशा नहीं है। हमारे बाप दादा पूरे खानदान में, मुझे नहीं लगता कि कारागार में आज से पहले अपने गांव में कोई विधायकी का चुनाव लड़ा होगा। लेकिन माई की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ऐसा मौका मिला है, मौका मिला। क्योंकि देखिए, आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि पूरे बिहार में 1250 ही घर ऐसे हैं जिन घरों से लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं। क्योंकि भाई चुनाव के लड़ने के लिए बहुत बड़ा संसाधन, बहुत बड़े मैन पावर, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब एक आम
परिवार के लड़के को ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये सब चीज हुआ, तो एक आम परिवार का लड़का चुनाव लड़ेगा, नहीं तो और कोई कैसे लड़ेगा? तो फिर नहीं तो फिर वही 1250 घरों में से लोग बनेंगे। प्रशांत जी का यही कहना है कि अगर टैलेंटेड लोग हैं, और सब पार्टियों में क्या है कि मठाधीश बन के बैठ गए हैं और किसी नए टैलेंट को आने ही नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? नए टैलेंट से लोग को सबसे पहले घबराहट हो जाता है, अरे यार कहीं हमारा कुर्सी पर मत बैठ जाए। हाँ ठीक ना, एकदम ये गड़बड़ी है। लेकिन प्रशांत जी की यही सोच है कि जब तक से नए टैलेंट नहीं आएंगे, वो लिटरल एंट्री की बात करते हैं। वो जितने लोग, अब वो एक बात कहते हैं प्रशांत जी, अब देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, शायद ब्यूरोक्रेट्स ही बोलते हैं। हाँ एकदम सही। हाँ नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट। जी 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 जी, हाँ मैं सही हूँ। तो अगर वो जल विभाग के सचिव हैं तो उनको उतना ही नॉलेज है जल विभाग, जल के संसाधन के बारे में, सिंचाई के बारे में, लेकिन उन्हीं को बना दिया जग गया फिर स्वास्थ्य विभाग के सचिव, तो उनको स्वास्थ्य विभाग का भी जानकारी हो गया। उन्हीं को बना दिया फिर किसी और विभाग का, तो उनको उन्हीं को जानकारी हो गया। और जो उसके बारे में 4-4 साल 5-5 साल रिसर्च कर रहा है, उसी की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसको अगर मिल भी रहा है तो उनके नीचे असिस्टेंट का जॉब मिल रहा है। तो जिसको जानकारी है उसको आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग ऐसी ही व्यवस्था, जो समाज के लोग हैं, जो राजनीति को पेशा नहीं समझते हैं, राजनीति को पैसा कमाने का जरिया नहीं समझते हैं, हमारी पार्टी वैसे लोगों के पास जा रही है, वैसे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये पीछे के कुछ दशकों में राजनीति की इतनी गंदी स्थिति हो गई कि जो गुंडा बदमाश होगा वही राजनेता होगा, वही नेता होगा। नहीं, पहले के नेताओं को देखिए, गांधी जी को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, ये लोग नेता थे। मतलब मैंने सुना है लाल बहादुर शास्त्री जी के पास वही 4-5 कमीज थे, वही टूटा फूटा कोई उनका घर था। मतलब कैसा जीवन जिए होंगे? राजनीति में पैसा कमाने लोग नहीं आते थे और उनका एक मिशन था। हाँ, ये वो लोग समाज के लिए कुछ उसी मिशन को लेकर प्रशांत किशोर चले। हाँ, मुझे मेरा पूरा भरोसा है कि उसी प्रकार की राजनीति को लेके आदरणीय प्रशांत जी चल रहे हैं। दिल को मेरे भाया, इसलिए मैं उनके साथ। प्रशांत जी में और क्या आपको लगता है? एक करिश्मेटिक व्यक्तित्व आपको लगा, और ऐसी चीज क्या लगती है जो युवा नेता तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और भी युवा नेता इस प्रदेश में हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इन तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से कैसे अलग दिखते हैं? अब एक वाकया मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव जी से पूछा गया कि ये जो बाढ़ की समस्या है पूरे बिहार में, हर साल आधा बिहार डूब जाता है, इसका क्या निदान है? तो उन्होंने कहा कि इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसका कोई निदान नहीं है। यही सवाल आदरणीय प्रशांत जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इन दोनों जवाबों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा क्या भिन्नता है। उन्होंने कहा कि भाई नॉर्थ बिहार में पानी लगता है, मिडिल बिहार में, नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है, मिडिल बिहार में पानी जल जमाव होता है, और साउथ बिहार में पानी की कमी होती है। तो एक वाटर कैनाल के माध्यम से अगर नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ बिहार को जोड़ा जाए एक परियोजना के माध्यम से, तो भाई जहाँ ज़्यादा पानी है, जहाँ ज़्यादा जल जमा हो रहा है, वहाँ से हम जहाँ पानी कम है वहाँ भेज सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि चाइना में 300 साल पहले ये हो चुका है, तो बिहार में भी हो सकता है। ये दोनों जवाबों में को ही देख के आपको लग गया होगा कि औरों में और आदरणीय प्रशांत जी में क्या अंतर है। विजन होना चाहिए, सोच से ही सब कुछ होता है, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। अगर किसी समस्या को मान लिया जाए कि ये समस्या खत्म नहीं होगी तो वो बिल्कुल खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर किसी समस्या के ऊपर सकारात्मक रूप से उस पर कार्य किया जाए, उसके निदान के ऊपर कार्य किया जाए, तो 100% वो सॉल्व होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रशांत किशोर बिहार की दशा और दिशा बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे। सोच ही तो चाहिए, वो जज्बा ही तो चाहिए। वही तो नेताओं में आज से पहले नहीं रहा है। वो तो खाली जोड़ जोड़ के, हम तो बिहार के कई नेताओं को नेता मानते भी नहीं है।
ये लोग वोट के ठेकेदार हैं। कैसे होता है, ई नेता के पास ई जात का इतना वोट है उसको ले लो, ई नेता के पास ई जात का इतना वोट है उसको ले लो। कोई वैचारिक गठजोड़ है इन लोगों में? कोई गठजोड़ कैसे होता है? राजनीतिक पार्टियां क्या फाइटा फाइटी थोड़ी करती हैं, लड़ती हैं तो नहीं। वो तो विचारों की लड़ाई होती है, विचारों की। वैचारिक जो एक साथ है। तो आप समझिए क्या है इन लोगों की दुर्दशा। अगर वैचारिक गठजोड़ होता तो यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार और सीपीआई-एमएल का भी उम्मीदवार होता, जबकि गठबंधन में है। तो कैसा गठबंधन है? वैचारिक गठबंधन है? नो, दिख रहा है वैचारिक गठबंधन। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गठबंधन है क्या ये? अब गठबंधन जब कांग्रेस भी लड़ेगी, माले अरे भी भाई लड़ेगी। साहब, कोई गठबंधन नहीं है। बस खाली वही ठेकेदारी करना है कि उनका अंदर है तना बात, उनका के बोला ला, उनका अंदर उनका के है पौधा फरकदा, उनका के है। यही ये राजनीति है, ये राजनीति चल रहा है। इन सभी चीजों से इतर प्रशांत जी ने एक स्वच्छ राजनीति की नींव डाली। आप देखिएगा किसी एक विधानसभा से जितने प्रत्याशी किसी एक पार्टी के टिकट के लिए प्रयास करते हैं, उनमें लगता है कि एकदम खूनी संघर्ष होता है, एकदम देखा देखी नहीं होता है। लेकिन जनसुराज ने ऐसी राजनीति की नींव डाली है कि आप समझिए टिकट मिलने के पहले भी हमारे जनसुराज से प्रयासरत टिकट के लिए जो उम्मीदवार थे एक साथ घूमते थे, और टिकट मिलने के बाद भी एक साथ घूम रहे हैं। ये है जनसुराज की राजनीति। अच्छा, जनसुराज को आप मानते हैं कि सीटें निकलेंगी, जीत होगी, सीएम प्रशांत किशोर बनेंगे इस हद तक? देखिए, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार में व्यवस्था का बदलाव होने जा रहा है। बिहार में व्यवस्था का बदलाव होने जा रहा है। व्यवस्था का बदलाव हाँ, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बदलाव पूरे बिहार। अरे भाई साहब, कोई एक प्रशांत किशोर नहीं है। जो लड़का दिल्ली बंबई में जाके बिहारी शब्द को गाली की तरह सुनता है, जो जिल्लत और जलालत की जिंदगी जीता है, वो सब लड़के प्रशांत किशोर हैं। वो सब जब आए हैं अपने गांव छठ में, तो वो सब लड़के प्रशांत किशोर बनकर अपने अगल बगल के गांवों में घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बिहार को बदलिए। लोग तक तो प्रशांत जी का विचार पहले से पहुंच चुका है, लेकिन सभी बिहारवासी इस बार बदलाव चाह रहे हैं। सभी बिहारवासी, हम जितने भी गांव में जाते हैं, कोई एक आदमी नहीं बोलता है कि बिहार में बदलाव नहीं चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, बदलाव तो होके के चाहिए। इस बार बिहार में बदलाव तय है। जब आप लोग मुंबई में रहे जाते हैं, तो जब बिहारी करके हिकारत के नज़र से देखा गया आपको और सब लोगों को, तो कैसा यहाँ लगा? बिल्कुल दुख लगा, बिल्कुल ही दुख लगा। और वो दुख वाला जो टीस है वो अभी भी दिल में बाकी है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। एक आपने गाना बनाया प्रशांत जी पे, और इस तरह से जोश में बनाया कि जीतेंगे प्रशांत, जीतेंगे, जनसुराज जीतेगा। वो क्या लाइन है, जरा बता दें। कि हर घर के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए, सब लोग के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। तो अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए। इसकी लाइन जो आप गा रहे हैं, वो बिहार के बारे में, बदलाव के बारे में जो प्रशांत किशोर सोचते हैं, उन पंक्तियों को लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि इन पंक्तियों को अगर पूरा आप गाएं, तो यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हर जगह ये लाइन नहीं, एक विचार है। मैं आपके शब्दों, उस विचार को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये दर्शकों तक पहुंचे। थोड़ा गले में जनसुराज की ये पताका फहरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइन और वो यूट्यूब पे है, लोग सुन रहे हैं। तो जितना गाना था मैंने गा दिया, गले में गले रोज वोट मांगते हुए वो भैया दादा, ये तो तो क्या है कि जाना पड़ता है, हर जगह संबोधन करना पड़ता है। कल छठ में घूम रहे थे, बारिश होने लगी, उसमें भीग गए तो थोड़ा गला खराब, मतलब गला बैठ गया है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, जितना सुनाना था रितेश जी, आप प्रशांत किशोर से जब पहली बार मिले, यानी उन्होंने अप्रोच किया या आपने? मैंने अप्रोच किया। आपने? तो जब आप मिले तो वो सीन मुझे याद है, एकदम बड़े भाई छोटे भाई वाला सीन था, गले मिलते हुए।
प्रणाम करते हुए? नहीं नहीं, ये तो बाद की बात है। जी। हम आदरणीय प्रशांत जी से 2022 में ही मिले थे, ठीक। सबसे पहले मिले थे। और ये हमारे मित्र हैं नन्हे जी, उनको मैंने कहा कि भाई, फिर साथ में हम लोग गए। फिर नीलकमल जी हैं एक, उनके माध्यम से, फिर आदित्य, मतलब जो अपने जो दो फ्रेंड सर्किल है उनके माध्यम से हम गए। और मेरे पैर में चोट, मतलब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरा पैर में बहुत बड़ा चोट लग गया था, तो मेरे फिल्मों की शूटिंग उस समय नहीं थी, तो मैं वैसे ही गया था सर से मिलने के लिए। और उसी समय से मेरे दिल में उनके प्रति बहुत लगाव है। और वो जो भी बोलते हैं एक डक्के की चोट पे बोलते हैं। और आज भैया, आज के डेट में जौना नेता पर भी जो भी बात बोले हैं, कोई नेता का हिम्मत नहीं है कि उठ के उनके बात का जवाब दे सब सके। भाग जाते हैं। तो का करिए भैया, कहाँ से हुआ? आप कहाँ से हुआ? हम तो तोरे पूर्वांचल से ही, देवरिया से। हाँ, तो तोहरो भोजपुरी हम बोलीला। हाँ, ऐसे हम बोलीला, यहाँ अपन बिहार वाला भी बोलीला और पूर्वांचल वाला भी बोलीला। हाँ, पूर्वांचल में तो बनारस में रहने का। लेकिन बात ही हो हाँ। कि केहू के अंदर इतना दम ना कि खड़ा होकर उनके बतिया के जवाब दे, समझला ना? कई जानी तो बेहोश हो जाता लोग। हाँ। भाग जाता लोग, राजनीति से लगा था कुछ ऐसा सुंगा दिल बड़ा, गिर गई वालों। ये ताकत है उनकी। बिल्कुल। अरे ला, माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर, साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है। मैं भी ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं जो संघर्ष के, जैसे आपका सम्मान है मेरी नज़र में कि कहाँ से निकले इस गांव से। मैं भी आपके गांव वाले घर पे भी गया था। अरे वाह, जिस तरह से हम्बल गांव का घर है, कैसे आपका नाम पूरे देश संसार में है, तो ये ईश्वर की देन है और कृपा है। उसी तरह से प्रशांत किशोर भी संघर्ष और जज्बे के लोग हैं। तेजस्वी यादव से आप कभी मिले? बिल्कुल, हाँ, एक जगह मुलाकात हुई थी। क्या लगा उनमें आपको? वो अरे तो ऐसे स्टेज पे मिले थे, किसी न्यूज़ का कार्यक्रम था जी। तो उस पे ऐसे स्टेज पे मिले थे, दुआ सलाम नमस्कार हुआ, जो अपना संस्कार है। हाँ। उसमें क्या कोई किसी के क्योंकि बारे में आप राजनीति में हैं, तो अब एक विपक्षी पार्टी में हैं। बिल्कुल भाई, हम उनके तेजस्वी विपक्ष में हैं। तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मैं बदलाव वो सारा तो नकल कर रहे हैं जनसुराज का। वो आज मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि पलायन रोक, हम करेंगे। अरे जब से जनसुराज आया है, हाँ। पलायन की बात कर रहा है, अशिक्षा से बाहर निकालने की बात कर रहा है, हाँ। गरीबी से, वो सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे थे। तेजस्वी बिल्कुल। तेजस्वी प्रण। हाँ, वो सही बात है, जो प्रण आज का हुआ था। Yes. और उसके बाद इंडिया टीवी ने हमसे बात भी किया। हाँ। मैंने वहां भी बोला कि भाई वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो बात जनसुराज कह रहा है, इससे पहले क्यों नहीं बोल रहे थे ये सब बातें? सुन के बोल रहे हैं सब आदरणीय प्रशांत जी को। और जो नौकरी बांटने की वो बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है, वो चुनावी झांसा है। अच्छा, आपको लगता है पॉसिबल है? हर घर 3.5 करोड़ नौकरी कहाँ से आएगा? वो आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जाके पूछिए। मौका मिलेगा पूछूंगा, बिल्कुल जरूर। पूछिएगा। कि कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल। एक आदरणीय प्रशांत जी ने एक कैलकुलेटर वाली बात कही है किसी उसमें इंटरव्यू में। जी। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं, लगता है कि बस जीत ही गए, शपथ ही लेना है। उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता की बॉडी लैंग्वेज वही है। आपको क्या लगता है? भैया, बॉडी लैंग्वेज तो बताने वाले जैसे लोग होते हैं ना कि भाई अगल बगल कि भैया आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे रहना है। भाई उन लोग के पास संसाधन की कमी थोड़ी है। जैसे हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग को खुदे कुआं खोदना है, खुदे पानी निकालना है, फिर पानी पीना है। संसाधन, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हाँ। हैं, पूर्व रेलवे मंत्री के बेटे हैं, तो माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, स्वयं में उप मुख्यमंत्री, तो बड़ी लेगेसी। तो वहाँ तो कई लोग होंगे बताने वाले कि भैया इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रखना है। तो उसमें बिहार के भविष्य के रूप में आप देखते हैं तेजस्वी को? नहीं, हम बिहार के भविष्य के रूप में आदरणीय प्रशांत जी को देखते हैं। हम तो पूरे देश के भविष्य के रूप में उनको देखते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार है और भाजपा है, वो बार बार ये कहती है कि तेजस्वी या लालू यादव की पार्टी अगर आती है तो जंगल राज आएगा। आप भी यहाँ पैदा हुए, आप भी एक पार्टी के प्रतिनिधित्व हैं और सीधे आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा है कि अगर आरजेडी आती है तो जंगल राज का स्वरूप आएगा?
भैया देखिए, अगर अगर आप झगड़ा आदमी हैं, झगड़ा आदमी हैं, आप पहले हमसे झगड़ा किए हैं और फिर 5 साल बाद आएंगे तो हम आपसे सतर्क रहेंगे ना भैया कि भाई ये हमसे झगड़ा किया है। बहुत झगड़ालू है। हाँ, तो वही वाला बात है, और क्या बात है। आपको लगता है? अल्लाह, अच्छा, नीतीश कुमार किसको नहीं लगता है? और नीतीश कुमार जी को किस रूप में आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी शुरुआत के दिनों में बिहार को जंगल राज से निकाले, नो डाउट उन्होंने निकाला, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए हैं और उस कुर्सी बचाने के चक्कर में बिहार का बेड़ा गर्क कर दिए। कभी फान के हेने, कभी फान के होने, कभी फान के होने, यही स्थिति हुई है। जब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, अभी देखिए, अगर वो उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक होती तो अब तक अशोक चौधरी पे एक्शन हो गया होता, अब तक सम्राट चौधरी पे एक्शन हो गया होता। लेकिन उन लोगों पे एक्शन, इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप वो लोग दे नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी जी 7 हत्याओं में अभियुक्त रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट दे के बाहर आए हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि 10वीं का परीक्षा उन्होंने कब पास किया, फिर भी उन पे कोई वो नहीं है। प्रशांत किशोर जी के सवालों का जवाब आसान नहीं है देना ना। तो भाई, अगर वो सही स्थिति में होते नीतीश कुमार जी तो इन लोगों पे अब तक एक्शन हो गया था, मेरा यही कहना है, हो गया होता। लेकिन अगर उन पर एक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सही स्थिति में नहीं है। आपने कहा कि तेजस्वी यादव, जंगल राज, लालू यादव को किस रूप में बिहार की पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि लालू जी का बिहार की राजनीति में, बिहार के लिए क्या योगदान है? जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी ने कहते हैं, मैंने कई बार उनको कहते हुए सुना है कि लालू यादव जी ने गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन उनके पढ़ने और बिजनेस के लिए और उनके आर्थिक मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ये कह दिया कि भाई तुम मेरा झंडा उठाओ और पीछे पीछे ढोते रहो। जब तक भाई शैक्षणिक स्तर पे कमज़ोर रहोगे, आर्थिक स्तर पे कमज़ोर रहोगे, तभी तक झंडा उठाओगे। मजबूत हो जाओगे तो झंडा कैसे उठाओगे? तो उनको बस झंडा उठाने के लिए रखा है भाई, उनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं की कि भाई हाँ झंडा उठाते रहो, झंडा उठाने का काम करवाया है। अच्छा, आपके स्टार जो भाई लोग हैं, खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं, उन पर प्रहार भी हो रहा है कि नचनिया, अब कोई आपको भी कह दे कि नचनिया है, गवनिया है, तो मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता। हमको तो 1-2 लोग बोले हैं, मैंने सुना है, तो वो उनकी मानसिकता वो है, उनकी मानसिकता वो है, किसी की मानसिकता के लिए क्या कह सकते हैं। अरे भाई, मैंने एक कलाकार, माँ सरस्वती की कृपा होती है आप कोनो डिग्री ले लेंगे भैया, पढ़ लिख के, ठीक बात, कोई भी ले सकता है, लेकिन एक कलाकार तो ऊपर से आता है, साधना है, साधना, वो गॉड गिफ्ट होता है। एग्जैक्टली। तो उसको, इससे पहले तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आपके वो विरोध में दिखा तो आपके ऊपर आक्षेप पटाक्षेप करने लगे। तो और जिनकी थोड़ी नीच टाइप की मानसिकता होती है, बुद्धि थोड़ी कम होती है, थोड़ा नीचे स्तर से सोचते हैं, वही ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और क्या कह सकते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर जैसे नहीं होता, जैसे कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो ऐसे लोगों की संज्ञा इन्हीं से होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं बगल में ही जमनिया से, ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने खेसारी को नचनिया कहने पे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि अगर खेसारी, रितेश जैसे लोग नचनिया बजनिया हैं तो हेमा मालिनी क्या है? सवाल किया। उन्होंने कहा सीता मैया है क्या? सवाल किया। अरे भाई साहब, नृत्य, आप देखिए क्या है कि नचनिया नृत्य शब्द खराब थोड़ी है। आप देखिए, अब जैसे एक चोली शब्द है, ठीक बात, चोली शब्द हिंदी के गानों में आता है तो अच्छा लगता है, भोजपुरी के गानों में जो ही आता है तो लोग अश्लील बोलने लगते हैं। ठीक बात। वही बात नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? आप देखिए नटराज वाली मूर्ति भगवान शिव की, नृत्य की शुरुआत वहीं से हुई। तो मैंने बोला तो कि जिनका सोच नीचे से शुरू होता है उस पर क्या टिप्पणी, क्या करना। अच्छा, अगर भाजपा के सम्राट चौधरी बोले, वहाँ भी तो एक्टर हैं, स्टार प्रचारक में भी तो भोजपुरी के स्टार हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, बाकी आपके और भाई हैं, वो सब स्टार प्रचारक हैं।
तो आपको लगता है कि ये अपने तरफ बात करने में और दूसरी तरफ बात करने में एक डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं अपनाया जाता है? बिल्कुल लगता है। एक दोगलापन है ना, कि हमारा जो है वो ठीक है, आपका जो है वो खराब है। ये आप बोल रहे हैं शब्द का मैं तो इस्तेमाल, मुझे हमने नहीं किया। मैं तो कह सकता हूँ भाई मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई अगर वो लोग हैं तो रितेश पांडे, मैं ही अगर ये बात कह रहा हूं तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ ऐसा, क्योंकि जो उनके साथ है उसके ऊपर ऐसा टिप्पणी नहीं करना, जो उनके खिलाफ है उसके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना, ये तो अरे भैया क्या कर सकते हैं ये। आप ये लोग कितने ऐसे नेता हैं आज की डेट में जिनके बाबूजी नेता नहीं होते तो ये लोग कुछ नहीं होते। तो ये लोग खाली बाबूजी के नाम पे नेतागिरी में आए और बिहार में का जात के नाम पर कि भाई हमारे अंदर जात का ठेकेदारी करके कि भाई हमारे अंदर इतना वोट है, तो उसके वजह से कुछ बन गया। और कोई क्या है, अगर दम है तो आदरणीय प्रशांत जी के सामने आकर उनके सवालों का जवाब दें, तब समझा जाएगा कि हाँ नेता है। रितेश जी, एक सवाल आपसे न पूछा जाए तो इंटरव्यू अधूरा रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री से आप, बड़ा आरोप लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने भोजपुरी और गानों को इतना अश्लील कर दिया। गानों की परंपरा तो यहाँ बहुत अच्छी थी, बहुत शारदा सिन्हा से लेके बहुत बड़े अच्छे अच्छे नाम थे। भोजपुरी ने एकदम मतलब ऐसा कर दिया कि लोग शर्म करते हैं, ऐसा आप भी मानते हैं क्या? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले एक आपसे सवाल है ठीक, कि आपने पिछली भोजपुरी फिल्म कब देखी? हाँ, सवाल आपने सही कहा। बताइए। टेलीविजन पे देखा है। कब देखी? अरे बहुत दिन हो गया, हमको लगता है कि फिर भी अरे 4 अप्रोक्स साल के 4 साल पहले आपने फिल्म देखी, और 4 साल पहले का सवाल आज आप भी पूछ रहे हैं, आज भी। ये गलत बात है। आप देखिए पहले भोजपुरी में कितने अच्छे अच्छे स्टोरी आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। विडंबना ये है कि वैसे ही गाने आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, अच्छे गाने आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अच्छे चीज़ों को प्रमोट करिए। भोजपुरी पे ये सवाल करने से पहले भोजपुरी की कुछ कंटेंट्स देखिए, कुछ फिल्मों को देखिए कि अभी के डेट में कैसे आ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए पहले हम लंगटे घूमते, लेट मी कंप्लीट, मैं बिना कपड़े के घूमता था, तो और आज मैं कपड़ा पहन के घूमता हूँ। तो आज वाला सवाल करेंगे ना आप हमसे, देखिए पहले का करेंगे कि भाई तुम तो पहले नंगे घूमते थे, तो आप क्या कपड़ा पहन के कोई पैदा हुआ? मेरा एक सवाल था, जब मैंने इंटरव्यू की शुरुआत की तभी आपके पलायन से संबंधित, आपके भावनाओं से संबंधित उस जमाने, ये गाना कब का है जब किसानी वाला जो गाना है? 2 साल पहले का होगा, और भी पहले का, 4 साल पहले, 5 साल पहले का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह के गाने आपने खुद गाए हैं, बने भी हैं अच्छे, लेकिन बहुतायत में, या आपको लगता है कि बहुतायत में नहीं? देखिए, बदनाम किया गया। बदनाम नहीं, बदनाम नहीं, ऐसे थोड़ी ना बदनाम किया गया। गाने वैसे आए हैं, बदनाम क्यों किया गया? लेकिन आप देखेंगे मनोरंजन का क्षेत्र जो है, ये कला का क्षेत्र जो है जी, आपको क्या पसंद आता है? ठीक बात। आपको खुद अश्लील पसंद आता है क्योंकि आप वही सुनते हैं। ठीक। आप अगर आपको अश्लील पसंद नहीं आता तो आप हमारे देवी गीत के, भोजपुरी के देवी गीत के बारे में बात करते, भोजपुरी के भोले बाबा के भजन के बारे में बात करते, भोजपुरी के सामाजिक गानों के बारे में बात करते। आपने उन गानों के बारे में तो बात नहीं की, आपने अश्लील गानों के बारे में बात की। इसका मतलब आपको खुद ही अश्लील पसंद है। देखिए अगला, देखिए ऐसा है कि आपने बातों में, ठीक है, आप नेता के साथ साथ पत्रकार भी लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई चीज क्या है ना कि गंदी चीजें ना, जैसे पानी है ना, पानी का जो मात्रा बहुत बड़ा है, पानी में जो गंदी चीजें होती है ना, वो कहते हैं ना भोजपुरी में उतरा जाला, मतलब ऊपर आ जाती हैं। तो अच्छी चीज़ों के अलावा जब कुछ गंदी चीज़ें होती हैं या जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, तो वो उतरा जाती हैं, मतलब सामने दिख जाती हैं। तो जो चीज़ें दिखती हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल दिया पानी और गंदी चीज़ का, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ठीक,
हाथ है, मुंह है, चेहरा है, गुप्तांग है। जी। आपकी पहचान आपके गुप्तांग से है कि आपके चेहरे से है? नहीं, हमारे चेहरे से भी है और क्या? हम लिखते हैं कि मेल और फीमेल, तो मेल फीमेल तो जेंडर तो आपकी पहचान, आपका क्या नाम है? वीरेश जी का पहचान किससे है? हमारे चेहरे से ना। वैसे ही भोजपुरी के अच्छे गाने भोजपुरी के चेहरे हैं। तो प्लीज भोजपुरी की पहचान भोजपुरी के अच्छे गानों से की जाए, मेरा ये कहना है। तो जो जब इस तरह की बातें होती हैं तो जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, बुरा लगता है ना? बिल्कुल बुरा लगता है ना, आपके चेहरे से, आपके बोलने से। मेरा क्या मामला है, देखिए बात यह है कि एक टैग लगा दिया। यस, एक टैग लगा दी। कोई भी पत्रकार आता है हमसे लास्ट में वो अश्लीलता वाला सवाल पूछता है। तो इन सब बातों का जवाब देते देते मैं थक चुका हूँ। यस, वो इरिटेशन आप में दिख रहा है। बिल्कुल। अब जैसे पंजाबी गाना है, बंगाली हो, कुछ भी, वो उस तरह से ब्रांडिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई भोजपुरी के ऊपर मुझे लगता है लोग जिसने कहा कि गरीब का के मेहरारू सबकर भौजी, ये वाली स्थिति है। कोई भी मुंह उठा के बोल देता है भोजपुरी को। अरे आप देखिए बॉलीवुड में कैसे आप एक बीए पास फिल्म देखे हैं? नहीं देखे। अब बीए पास, अब हर फिल्म थोड़ी देख लेंगे। ठीक है, बीए पास फिल्म है एक। बहुत सारे ऐसा फिल्म है जिसका नाम मैं गिना सकता हूँ, नहीं गिनाना चाहता हूँ। अश्लील कंटेंट है बहुत, लेकिन आप उसकी वजह से पूरे बॉलीवुड को अश्लील कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन किसी एक कंटेंट की वजह से पूरे भोजपुरी को क्यों अश्लील बोल रहे हैं? क्यों? आप भोजपुरी में किसी हीरोइन को देखे हैं कि ये बिकनी वाला जो पतली सी स्ट्रिप और ये पतला सा ये पहन के डांस करते हुए? जो दिखा रहा है अश्लीलता उसको नहीं बोलेंगे जी। जो थोड़ा सा मजाक वाला शब्द बोल दिया तो उसको अश्लील बोल देंगे। ये मैं बस हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये अब बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, उन पे बात करते हैं। ये सेम सवाल बहुत सच में। अच्छा, ये सवाल अच्छा, तो आपने अभी हाल फिलहाल में, दर्शक भी जान जाए, कौन सा ऐसा गाना है जो बहुत सामाजिक चेतना को आगे बढ़ा रहा है भक्ति के अलावा? हमने गाया है भैया हमारा राम जैसन, परिवार के एकता को दर्शाता है। एक लाइन सुना दीजिए। कि भैया हमारे हमें राम जैसा, अरे भैया हमारे हमें राम जैसा, मान ले हमके परान जैसा। अरे सोची है का बाबुआ का सोची मारी हो का सोची माई, कैसे के जाई है अलगारी ए धन के कोखिया के भारी, कैसे के जाई है अलगारी ए धन के कोखिया के भारी। थोड़ी मेरा गला लगा हुआ है, बहुत अच्छा लाइन, नहीं गला लगा हुआ है, दिक्कत है। लेकिन आपने बोला तो मैंने मेरी लाइन यही है कि भैया हमारा में राम जैसन, माने ले हमके परान जैसन, सोची है का बाबू का सोची माई, कैसे के जई है अलगाई ये धाने के कोखिया के भाई। ये सामाजिक गाना है, इस पे बात करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं उससे जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। अगर किसी गाने की वजह से मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं उस प्रशंसा को ले रहा हूँ। तो अगर किसी गाने की वजह से मुझे मेरी आलोचना हो रही है तो मैं आलोचना भी के लिए भी तत्पर हूँ। मैं भाई मेरी किसी काम की वजह से मेरी बड़ाई हो रही है तो मैं बड़ाई स्वीकार कर लूँगा और बुराई स्वीकार ना करूँ, ये भी गलत है। मैं बुराई भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, अब रोज रोज उसी पे। निश्चित। अब मैंने कई इंटरव्यूज़ में ये भी मैंने कहा है कि भाई हाँ ठीक है। अब जब मैंने गाना शुरू किया था, अब भाई आदमी जो लड़का एक गरीब परिवार से निकला है, वो गरीब परिवार से लड़का अपना कुछ करना चाहता है, जिसके पास आर्थिक संसाधन की बहुत कमी है, वो कुछ करना चाहता है, किया भी। पहले देवी गीत निकाला, समाज तो सब कुछ निकाला, सब फ्लॉप हो गया। तो उस समय जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय गाना उसी टाइप के हिट होते थे। एक गाना चल रहा था कि समयाना के चेप देव ढोड़ी है में घोप। तो भाई अब वो लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है उसके दिमाग में यही आया कि भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उस स्थिति में जैसा परिवेश होता है, देखिए समय एक ऐसा चीज़ है भैया कि समय के साथ साथ सत्य और झूठ की परिभाषा तक बदल जाती है।
तो उस समय क्या सही था, आदमी बस बच्चे का जीव किया। और इन सब बातों के लिए मैंने कई बार मैंने ये भी बोला है कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी बचपन में, लड़कपना में, तो हम उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम कई बार बोल रितेश भाई, आपको बताऊं, आपके इंटरव्यू में, आपकी बातों में ऐसे नहीं कह रहा, बड़ी सच्चाई है। आपने एक चीज़ कहा ना कि एक स्ट्रगल करने वाला लड़का, गरीब लड़का यहाँ पैदा हुआ और आगे बढ़ने का सपना देख रहा है, तो वो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को पकड़े या जिंदा रहे, तब तो फिर आगे चलेगा, कुछ करेगा तो फिर चीज़ें बदलेंगी। उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ। और वो एक बड़ी बात है जो आपने कहा, जब आप शुरू में संघर्ष में, यानी जब आपने सपने देखे कि मुझे गायक बनना है, तो वो स्ट्रगल तो बहुत कठिन होगा ना। हाँ, बहुत कठिन था। मतलब इस तरह के लोग हतोत्साहित करते हैं। इसीलिए तो अब इतने स्ट्रगल से घबराते नहीं है। फिर पहले स्ट्रगल कर चुके हैं। कितनी उम्र से गाना? पहले तो बहुत कम संसाधन में, आज तो ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ भी है तो संसाधन के साथ करते हैं। कितने कम उम्र में शुरू किया था आपने गाना? मैं 12th के बाद गाने से हमने 12th करने के बाद ही मैंने म्यूज़िक से भी म्यूज़ करना स्टार्ट किया। 12th के बाद? हाँ, उस गाता था ऐसे ही पहले, लेकिन प्रॉपर मैंने 12th के बाद ही डिसाइड किया कि हाँ मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है। माता पिताजी उत्साहित होके आगे बढ़ाए कुछ? हाँ भाई, अब पढ़ने वाला लड़का अगर कुछ ऐसा करता है, क्योंकि इसमें सक्सेस का बहुत कम चांसेस है, तो भाई माता पिता तो अपने बच्चों का कभी बुरा सोचेंगे नहीं। उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी हुई कि भाई इसका कहीं जीवन खराब ना हो जाए, फिर भी जो ईश्वर को हुई, हमारी जो राम रुचि रखा, जो मंजूर था वो हुआ। अच्छा, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ और रितेश पांडे, ये सब लोग राजनीति में भी हैं, सौभाग्य से हम कहें, और आप भी उस परिपाटी को, जो स्टारडम है बॉलीवुड में जाकर, मुंबई में जाकर जो वर्चस्व स्थापित कर, तो इनमें आप सबसे बेहतर किसको मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने स्थापित किया या उनका योगदान? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में गए तो जो पहले से सुस्त पड़ी इंडस्ट्री में जान आ गई। कई बड़े बड़े कलाकार, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन शायद मुझे उतना कंफर्म, बड़े बड़े लोग आके भोजपुरी में काम किए। इसके लिए नो डाउट मनोज तिवारी जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए, और रवि किशन जी को भी। रवि किशन को तो अभी फिल्म फेयर में मिल गया है। हाँ, वो तो मान लीजिए, वो तो हर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। रवि किशन, मतलब आप इनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टार किसको मानते हैं? भोजपुरी क्या सबसे बड़ा स्टार जिसने पूरे देश में और विश्व में नाम कमाया, इन सारे नामों आपके हिसाब से? मनोज तिवारी जी भी हैं, रवि किशन जी भी हैं, बड़े भैया पवन सिंह, सबका अलग अलग क्षेत्र है, खेसारी जी भी हैं। एज ए कलाकार सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सबका सम्मान है। हाँ, बिल्कुल सबका सम्मान है। निश्चित रूप से एक सवाल और होगा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपको चुनाव में निकलना भी है। हम क्षमा चाहते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, हमें थोड़ा बात करना है। नहीं, निश्चित रूप से बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने समय दिया, और ऐसे ही आप जैसे लोग समाज में आए, राजनीति में आए, आगे बढ़ें तो राजनीति भी साफ होगी। थैंक यू। ऐसा मेरा मानना है। थैंक्स फॉर योर कंप्लीमेंट। सुख सुविधा छोड़कर आना आसान नहीं होता। हाँ, तो आसान काम करने के लिए कहा, जो देखिए संघर्ष में पलता है, हाँ, वो बहुत आसान चीज़ों के लिए जब तक से आप, ये मेरा सबको सलाह है, हाँ, कि जो भी युवा हमें देख रहे हैं, हाँ, कि जब तक से आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक से कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। आदमी सोचेंगे कि हम यहाँ पे कंफर्ट हो गए, इसी जोन में रहेंगे, तो वो फिर ठीक है, उसका जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये आखिरी जो आपने संदेश दिया ना, वैसे आपका गला बैठा हुआ है। इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अगर एक लाइन आप करते हुए, उद्बोधित करते हुए, और हम लोग उठ जाएंगे। इसी को जनता, युवा बहुत ध्यान इस पर अरे गाना बनाना पड़ता है ना, बना हुआ है, आपके पास है सब गाने, क्योंकि आप लोग मतलब जनदात जो है ना बहुत ही क्रिएटिव है। नहीं तो एक लाइन जो आपको लगे कि युवाओं के लिए संबोधित करने के लिए बहुत है, कि ये लाइन
फिल्म इंडस्ट्री किसी का भी गाना हो वो अरे तो गाना बनाना पड़ेगा ना, ऐसे गाना थोड़ी आता है, राइटर का काम होता है, राइटर लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई का ऐसा धुन गाना बनाता नहीं है जो युवाओं को प्रेरित करे? हम गाना बना के बताएंगे। अभी प्रेरित अभी बचा हुआ है। हाँ उसको बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।